ओके दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं, विषय सामाजिक विज्ञान से अध्याय 2, भूमि संसाधन। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारे प्राकृतिक संसाधनों में भूमि संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनमें यदि हम देखा जाए तो भूमि संसाधन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक महत्वपूर्ण स्थान जो है भूमि संसाधन रखता है। इसका हम कृषि, पशुपालन, उत्खनन, उद्योग, यातायात, बसाहट आदि के लिए उपयोग करते हैं। जो भूमि हमारा संसाधन है उसका हम जो है कृषि कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, उत्खनन, उद्योग, साथ ही साथ यातायात, इन तरह की अनेक चीज़ों का हम जो है उपयोग करते हैं भूमि संसाधन के अंतर्गत। ज़मीन पर ही, भूमि पर ही, मिट्टी पर ही जो है कृषि जो है होता है। उत्खनन उद्योग जो है लगते हैं, यातायात होती है, बसाहट होती है, शहर बसते हैं, गांव बसते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है भूमि संसाधन के अंतर्गत जो है होती है। भूमि किसकी है, इसका उपयोग उचित, न्यायसंगत और टिकाऊ कैसे हो, इसको हम हानि और हाथ से कैसे बचाएं, इस पर गहरे चिंतन और समझ बनाने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये जो भूमि है वो किसकी है और इसका जो उपयोग है, उचित उपयोग और न्यायसंगत उपयोग कैसे हम जो है कर सकते हैं, इस पर जो है चिंतन और समझ बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है भूमि उपयोग। हमने देखा कि भूमि संसाधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसका जो है उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, इसको हम देखने वाले हैं। किसी भी देश या प्रदेश में मौजूद भूमि का विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जाता है। किसी भाग पर खेती की जाती है तो अन्य भाग पर शहर बसे हैं या कारखाने लगे हैं। आप सभी लोग को पता है कि कोई भी देश हो या कोई भी प्रदेश हो, आपका प्रदेश हो, हमारा प्रदेश हो, आपकी भूमि हो या हमारी भूमि हो, उस भूमि का उपयोग जो है हम तरह तरह अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि क्या करते हैं, हम जो है कुछ भाग पर जो है खेती करते हैं, तो कुछ भाग पर क्या करते हैं, जो शहर है वो बसे हुए हैं उसी भूमि पर, या फिर कुछ भूमि पर जो है क्या क्या लगाए हुए हैं, उद्योग धंधे, कारखाने लगे हुए हैं, या फिर कुछ भूमि जो है वनों से ढकी हुई है। आप सब लोग को ये जो है पता है। किसी देश या प्रदेश के लोग अपनी भूमि का जो उपयोग करते हैं उसे भूमि उपयोग कहा जाता है। ये बहुत ही सरल है, आसान है। कोई भी देश हो जाए, कोई भी प्रदेश हो, वहाँ के लोग जो है दोस्तों अपनी भूमि का उपयोग करते हैं, उसे भूमि उपयोग जो है कहा जाता है। यह उपयोग हमेशा एक जैसा नहीं होता और समय के साथ बदलता रहता है। और ये जो भूमि का उपयोग है वो हमेशा एक ही जैसा नहीं होता, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब आप लोग बोलेंगे कैसे एक जैसा इसका उपयोग नहीं होता, तो इसको हम देख सकते हैं कि कुछ वर्ष पहले जहाँ पर वन हुआ करते थे, जहाँ पर जंगल हुआ करते थे, वहाँ पर अब क्या करते हैं, लोग खेती करते हैं या फिर वहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं। इससे हमको क्या समझने को मिलता है कि उस भूमि पर पहले क्या था, वन था, लेकिन समय के साथ उसमें क्या हो गया, बदलाव हो गया और वहाँ पर क्या करने लगे, लोग खेती करने लगे या फिर उद्योग धंधे या कारखाने स्थापित हो गए। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो भूमि है उसका उपयोग जो है समय के साथ बदलता रहता है। आई होप आप जो है समझ रहे होंगे। अब आता है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 23% भूभाग पर ही भूमि उपयोग का सर्वेक्षण किया गया है। भारत का हमारा कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। आपको इसको याद रखना है आपके जनरल नॉलेज के लिए। और इसमें जो है 23% भाग पर ही क्या जो भूमि का उपयोग जो है सर्वेक्षण किया गया है, भूमि का उपयोग जो है किया गया है। नीचे दी गई तालिका में हम भारत के कुल भूमि का उपयोग किस तरह से किया जाता है और यह देश की स्वतंत्रता के बाद किस तरह बदल रहा है, यह देख सकते हैं। अब ये जो तालिका यहाँ पर दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको समझने को मिलेगा कि किस तरह से टोटल भारत में जितनी भी भूमि है उसका उपयोग किया जाता है और अभी वर्तमान समय में किस प्रकार से परिवर्तन हमको इस भूमि उपयोग में देखने को मिलता है, ये आप जो है आसानी से समझेंगे। अब ये देख सकते हैं 1950 से 51 के बीच की बात है। उस समय भारत में भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जाता था, ये समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ध्यान से इसको समझते हैं। तो उस समय जो है, उस समय यानी कि 1950 से लेकर के 51 के बीच में जो है 42% भूमि पर क्या किया जाता था, कृषि कार्य किया जाता था, कृषि किया जाता था।
4% जो भूमि है वो अकृषि कार्य के लिए था, यानी कि यहाँ पर कृषि कार्य नहीं किया जाता था। 10% जो भूमि है वो परती था, यानी कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। और जो 21% जो जमीन था वो बंजर भूमि था, यानी कि वहाँ कुछ भी नहीं था। 2% जो है चराई भूमि था, लोग अपने पशुओं को, अपने जो भी पशु हैं उसको चराते थे। और 14% भूमि जो है वन भूमि था, यानी कि 14% जो भूमि है उसमें पूरा वन था। 7% जो भूमि है वो टोटल, ये भारत का हम बता रहे हैं, टोटल भारत में ये 7% जो है उपवन भूमि था, यानी कि बाग बगीचे लगे हुए थे। लेकिन अब समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ता गया, तो अब बात करते हैं 2010 से 2011 के बीच की, किस तरह से जो है भूमि उपयोग में परिवर्तन हुआ है। ये जो है बदल करके 46% हो गया कृषि भूमि। यहाँ पर 42% है, यहाँ पर 46%। समझ सकते हैं कि ये जो है बढ़ गया, 42% से 46% हो गया। 9% जो है अकृषि भूमि है, ये क्या हो गया, बढ़ गया। 8% जो है परती भूमि, ये जो है कम हो गया। 10% बंजर भूमि था, लेकिन यहाँ बंजर भूमि कितना था, 21%, इसको भी जो है कम कर दिया गया। चराई भूमि, मतलब ये जो है थोड़ा सा कितना हो गया, 1% बढ़ गया, चराई भूमि 3% हो गया। 23% जो है वन भूमि हो गया, यानी कि ये जो वन भूमि है 14% से लेकर के ज़्यादा हो गया 23%। और 1% जो है उपवन भूमि। मेरे समझाने का और इसमें बताने का आशय ये है कि किस प्रकार से जो है समय के साथ भूमि के उपयोग में परिवर्तन होता रहा है, ये आपको समझना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। आई होप आप ये जो है समझ हो गए होंगे, और यदि ये जो है समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को जो है आप पूरा इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन भूमि, हमने जितना भी यहाँ पर देखा, उपवन भूमि, परती भूमि, अकृषि भूमि, कृषि भूमि, बंजर भूमि, तो इनको अब एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो भूमि है वो किस काम के लिए आती है, या ये जो भूमि है वो कैसी भूमि है। जैसे पहले नंबर पर आता है वन भूमि। तो इस भूमि में वनस्पतियों की प्रचुरता वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं, जिसे वन कहा जाता है। वन भूमि किसे कहते हैं कि वहाँ वनस्पति पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जहाँ वनस्पतियों की प्रचुरता है। तो उस जो क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है, वन भूमि कहा जाता है, वन कहा जाता है, जंगल कहा जाता है। इस वन का उपयोग जो है लकड़ी, कंदमूल, जंगली फल, औषधि, पशुचारण इत्यादि में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अच्छा, मैं एक बात बताना जो है भूल गया, हम जो है उपयोग देखने वाले हैं। हमने क्या पढ़ा कि वन भूमि का उपयोग हम जो है भूमि का उपयोग जो है हम पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें उपयोग देखेंगे कि इस प्रकार से भूमि का उपयोग वन के लिए भी किया जाता है, खेती के लिए किया जाता है, पशु चराने के लिए किया जाता है। तो पहले नंबर पर आता है वन भूमि के लिए, यानी कि जंगल के लिए जो है किस प्रकार से वन भूमि का उपयोग किया जाता है। भारत में विगत 60 वर्षों में वन भूमि 14% से बढ़कर के 23% हो गया है, इस तालिका में हमने देखा था। और यह वन भूमि वृद्धि 1970-71 तक वृद्धि हुई, इसके बाद यह पूरी तरह से क्या है, स्थिर हो गई है। यहाँ बोलने का मतलब ये है कि ये जो है लगभग 60 वर्षों में ये जो है बढ़ा था, लेकिन 1970-71 के बाद ये जो इसकी जो वृद्धि है वो लगभग क्या हो चुकी है, स्थिर हो चुकी है, यानी कि जो वन भूमि है वो अब सिमट रहा है। अब आता है, हमें याद रखना होगा कि वन भूमि से आशय वह भूमि जिसका उपयोग वनों के रूप में होना है, और यह जरूरी नहीं कि इस पूरी भूमि पर ही क्या हो, वन हो, ये भी समझने योग्य बात है। वन भूमि का आशय ये है कि उस भूमि पर क्या हो, वन हो, यानी कि उस भूमि का उपयोग जो है वन के रूप में हो। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि पूरा उस भूमि पर क्या हो, जंगल हो, वन भी हो। उदाहरण के माध्यम से यदि हम समझने का प्रयास करें, 2010 में केवल देश में जो है 19.05% जमीन वनों से ढकी थी, जबकि वन भूमि कितना था, 23% था, जिस भूमि पर वन नहीं सरकार द्वारा वन रोपण कराया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि जितना वन भूमि हो वहाँ पर भी क्या हो, पेड़ पौधे हो, वन हो। मान लो कि बात इतना जो इलाका है, एक बार फिर से समझते हैं। मान लो ये इतना इलाका वन भूमि के अंतर्गत आता है, लेकिन वन भूमि में सिर्फ जो इधर का जो इलाका है वो ही सिर्फ क्या है, वनों से ढका हुआ है, यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। लेकिन इधर को जो इलाका है उसमें पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन ये टोटल जो क्षेत्र है वो इसको हम क्या बोलेंगे, वन भूमि कहेंगे। और जो इस क्षेत्र पर
पेड़ पौधे या वन नहीं है उसमें जो है सरकार द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, वन भूमि उसको वनारोपण कराया जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनों से हमें लकड़ी आदि मिलती है, मगर इसका महत्व इनके उत्पादन से कहीं अधिक है। वनों की एक विशेषता यह है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। वनों से हमें लकड़ी तो मिलती है, लेकिन इसका जो महत्व है वो कहीं और है, कहीं अलग भी है। जैसे कि जो वन होते हैं वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं और हमको जो है शुद्ध ऑक्सीजन जो है देते हैं, ऑक्सीजन जो है उत्सर्जित करते हैं। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है स्थिर रहती है और ऑक्सीजन का जो है नवीनीकरण होता रहता है। इससे क्या होता है, वन से हमको क्या क्या मिलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इसका महत्व, वन का महत्व यदि आपको पूछा जाए तो सबसे इसका महत्व मैं यही बोलूँगा कि इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, ये जो है अवशोषण करता है और ऑक्सीजन का नवीनीकरण करता है। ये जो है ताज़ा ताज़ा मात्रा में हमको क्या देता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन हमको देता है। ऑक्सीजन मानव एवं जंतुओं के श्वसन के लिए आवश्यक है। ये आपको जब से आप जो है आए हैं इस धरती पर तब से आपको ये जो चीज़ है वो पता है, बिना ऑक्सीजन के मानव और जंतु जीवित नहीं रह सकते। कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिरता वायुमंडल के तापमान को स्थिर रखने में क्या है, सहायक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड स्थिर रहता है उससे जो वायुमंडल का जो तापमान है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। इस प्रकार वन हमारे लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीज़ों के कारण, इन सब कारणों की वजह से वन हमारे लिए क्या है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही नहीं, वनों के होने से हमारे जल स्रोत भी बने रहते हैं। मतलब वन है तो क्या है, जल है। ये कैसे, वन है तो वो क्या होता है, वनों से ही क्या होती है, बारिश होती है और बारिश होती है तो क्या होता है, जल स्रोत में जल जो है बना रहता है। वन हमारे वन्य जीवों का निवास स्थल है। वनों के नष्ट होने पर जंगली जानवर और जो वनस्पति हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। वन है, जो जंगल है, वो वन्य जीव जंतुओं का, शेर भालू जितने भी जीव जंतु वन में पाए जाते हैं उनका क्या है, निवास स्थल है। और यदि इनको जो यदि नष्ट करें तो इनका जो जीवन है वो भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और आए दिन अभी देखा जाता है कि कुछ गांव में, कुछ शहरों में जो है जंगली जानवर घुस गए होंगे या फिर फसलों को प्रभावित करते हैं, घरों को उजाड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि जो मानव हैं वो क्या करते हैं, जीव जंतुओं को जीव जंतुओं का जो निवास स्थान है यानी कि जंगल है, वन है, उसको जो है कटाई कर रहे हैं, या फिर जिस प्रकार से वनों को नहीं काटना चाहिए उस प्रकार से वनों को जो है काट रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो उनका जो निवास स्थान है उनको यदि हम छेड़छाड़ करेंगे तो वो भी हमारे निवास स्थान को छेड़छाड़ करेंगे। ये मेरा मानना है और आप जो है कमेंट में बता सकते हैं कि मैं जो है ये चीज़ जो है सही बोला या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से जो है देश में कम से कम 33% भूभाग पर जो है वन होना चाहिए, किंतु भारत में इस समय मात्र 23% भूभाग पर ही क्या है, वन है। पर्यावरण संतुलन की यदि दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो टोटल भारत में हमको जो है 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, जंगल होना चाहिए दोस्तों। लेकिन ये सिर्फ जो है 23% ही है, यानी कि बहुत ही कम है। विभिन्न राज्यों के बीच वनावरण में जो है भिन्नता पाई जाती है। छत्तीसगढ़ भारत के सबसे अधिक वनाच्छादित प्रदेशों में एक है और इसकी लगभग 41.75% ज़मीन पर जो है वनों का आवरण है। ये हमारे लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बढ़िया बात है कि पूरे भारत में जो है छत्तीसगढ़ सबसे अधिक वनाच्छादित प्रदेश है, यानी कि वनों से ढका हुआ। ऐसा बोल सकते हैं कि भारत में यदि हम देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक जो है वन पाए जाते हैं और ये जो है 41.75 जो ज़मीन है उसको वनों से जो है कवर करता है। तो आपको इसको याद रखना है। इसके विपरीत यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश में केवल जो है 5.7%, ओडिशा के जो है 31.36% ज़मीन पर क्या है, वन है, जंगल हैं। उत्तर पूर्व के राज्य जैसे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय आदि में सबसे अधिक क्या है, वनावरण है और यहाँ जो है बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, मेघालय का जो मासीराम है वहाँ विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला जो है क्षेत्र है ये मेघालय का मासीराम। विश्व का, भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे अधिक बारिश जहाँ होती है वो है मेघालय का मासीराम। आपको इसको याद रखना है और किस किस को जो है पता था वो मेरे को बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और आई होप आपको ये जो वीडियो है, ये जो पार्ट है वो समझ आ रहा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
इससे हमको जो है मोटिवेशन मिलता है, हमको आगे आपको जो है नए नए वीडियो बनाने के लिए हमको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। आप जो है जितना ज़्यादा अधिक इसको शेयर करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा। चलिए, उपवन भूमि। इस वर्ग में ऐसी भूमि सम्मिलित की जाती है जिस पर बाग बगीचे लगे हैं अथवा यह अनेक प्रकार के ऐसे पेड़ वाली भूमि है जिनसे हमको फल प्राप्त होते हैं। हमने देखा वन भूमि के बारे में। अब आता है उपवन भूमि दूसरे नंबर पर। उपवन भूमि ऐसी भूमि होती है जहाँ पर जो है बाग बगीचे लगे होते हैं, जैसे कि आपके आसपास शहर गांव में कोई बाग बगीचा होता है, या फिर आ, कोई फल का जो बहुत अधिक मात्रा में फल देने वाले वृक्षों का बगीचा होता है, जैसे कि आम का बाग हो गया, अमरूद का बगीचा हो गया। तो इस प्रकार के जो भूमि पाए जाते हैं उनको जो है उपवन भूमि हम कह सकते हैं। भारत में पिछले 60 वर्षों के बगीचों के पेड़ों को काट करके इस भूमि को कृषि और अन्य उपयोग में जो है लिया गया है। लेकिन यदि हम 60 वर्ष से पीछे की बात करें तो उपवन जो भूमि है उनको जो है काट दिया गया और इसका उपयोग जो है कृषि और अन्य कार्य के लिए जो है किया गया है। जैसे उपवन भूमि जहाँ पर बाग बगीचे थे, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में फल देने वाले पेड़ होते थे, उन सब पेड़ों को काट दिया गया और वहाँ पर जो है कृषि कार्य के लिए इनका उपयोग किया गया। इस कारण विगत 60 वर्षों में ये जो है 7% से कम होकर के मात्रा 1% जो है रह गई है। अब थर्ड नंबर पर आता है कृषि भूमि। कृषि भूमि ये जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना ना तो हम खेती कर सकते हैं और ना ही हम अनाज उत्पादन कर सकते हैं। हमारे देश के विशाल भाग पर खेती की जाती है और यह हमारे अधिकांश लोगों को जो है रोजगार उपलब्ध कराता है। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती की जाती है हमारे देश के विशाल भाग में, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अनाज का उत्पादन होता है और यहाँ पर अधिकांश लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होता है। कृषि मतलब कृषि से जो है रोजगार उपलब्ध होता है। कृषि भूमि से हम अनाज प्राप्त कर सकते हैं और कुछ उद्योगों को कच्चा माल भी प्राप्त होता है। जो कृषि है, जो खेती है, उससे हमको क्या प्राप्त होता है, अनाज प्राप्त होता है और जितने भी उद्योग धंधे हैं उनके लिए क्या होता है, कच्चा माल भी प्राप्त होता है। भारत में 1950 से 51 के बीच में 42% भाग पर कृषि भूमि थी, लेकिन आज के समय ये जो है 46% है। यानी कि जो कृषि भूमि का विस्तार है वो बढ़ रहा है, यानी कि लोग जो है बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं, खेती करते हैं। इससे हमको पता चलता है कृषि भूमि का विस्तार जो है 1970 से क्या हो चुका है, स्थिर हो चुका है। लेकिन 1970 के बाद अब ये जो कृषि भूमि का विस्तार है वो क्या हो चुका है, स्थिर हो चुका है। सिंचाई के विस्तार के कारण उसी भूमि पर 2 या 3 फसलें ली जाती है, लेकिन भारत में केवल जो है 38.75% कृषि भूमि सिंचित है और उस पर 1 से अधिक फसलें ली जाती है। अब इस कृषि करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि सिंचाई का साधन हमारे लिए उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि बिना पानी का स्रोत जो है हमारे लिए उपलब्ध होना चाहिए सिंचाई करने के लिए, क्योंकि बिना पानी के जो है कृषि कार्य नहीं होता। तो यहाँ पर बताने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर जो है सिंचाई का साधन उपलब्ध होता है, ट्यूबवेल, बोर वगैरह होता है, तो वहाँ पर जो है 2 या 3 फसलें एक साल में जो है ली जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि लेकिन जहाँ पर जो है सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं होता वहाँ पर उतना फसल एक ही बार या सिर्फ बारिश के समय में ही फसल होता है। लेकिन जो भारत में जो है 38.75% जो कृषि भूमि है वो क्या है, सिंचित है और यहाँ पर जो है 1 से अधिक फसलें जो है ली जाती है। तीसरे नंबर पर आता है ये देखा हमने कृषि भूमि। अब आता है अकृषि भूमि की बात। इसके अंतर्गत वो सारी ज़मीनें गिनी जाती है जिस पर खेती नहीं की जाती। अकृषि भूमि का तात्पर्य ये है कि अकृषि भूमि, यानी कि यहाँ पर कृषि कार्य नहीं किया जाता, उसको बोला जाता है अकृषि भूमि, नाम से ही स्पष्ट है। तथा गैर कृषि उपयोग में लिया जाता है, जैसे हिमाच्छादित पर्वत, रेत के टीले, मकान, दुकान, उद्योग, सड़क, रेल मार्ग, बाजार, खेल का मैदान, तालाब, नदी, बांध इत्यादि की भूमि। अकृषि भूमि का उपयोग किसके अंतर्गत किया जाता है, जैसे कि हिमाच्छादित पर्वत, बर्फ़ से ढके हुए पर्वत पर आप जो है खेती कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते। रेत के टीले जैसे कि रेगिस्तान हो गया, मकान हो गया, दुकान हो गया, उद्योग, सड़क, रेल मार्ग बिछाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि अकृषि भूमि का उपयोग। खेल का मैदान बनाने के लिए भी अकृषि भूमि का उपयोग किया जाता है, यानी कि खेल का मैदान भी क्या है, अकृषि भूमि के अंतर्गत आता है। नदी, तालाब, बांध इत्यादि के ये सभी चीज़ें जो है अकृषि भूमि के अंतर्गत ही आती है। विगत वर्षों में औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं यातायात में वृद्धि के कारण अकृषि भूमि का तेजी से विस्तार हुआ और राष्ट्रीय भूमि का उपयोग में 1950 और 2010 के बीच में इसका अनुपात जो है 4% से 9% जो है
हो गया है। दोस्तों यहाँ पर बताया ये गया है कि लगातार जो है औद्योगिक जो उद्योग धंधे हैं वो स्थापित होने लगे, जो शहर हैं वो बसने लगे, यातायात जो आवागमन है उसमें जो है यातायात के साधनों में जो है वृद्धि हो गई। इसके कारण जो अकृषि भूमि है उसका जो विस्तार है वो तेज़ी से हुआ है और 1950 और 2010 के बीच में इसका जो अनुपात है 4% से जो है बढ़ करके कितना हो गया है 9%। यानी कि ये जो है 4% से बढ़ करके कितना हो गया है 9% हो गया है अकृषि भूमि। आज अकृषि कार्यों जैसे औद्योगिकरण, नवीनीकरण, नगरीयकरण इत्यादि में कृषि भूमि को अधिग्रहण करने की मांग की जाती है। और जिस तरह से कृषि भूमि का उपयोग इस प्रकार बदला जाएगा, किसानों को उसके लिए उचित मुआवजा मिलने पर गहन विवाद चल रहा है। यानी कि ये बोला जा रहा है कि जितने भी कृषि सॉरी ये बताया जा रहा है कि कृषि कार्य जैसे औद्योगिकरण हो गया या फिर नगर बनाने के लिए, शहर बसाने के लिए जो है जो कृषि भूमि है उनको हटा करके, कृषि न करके उन पर क्या बनाया जाए, उद्योग स्थापित किया जाए, कारखाने लगाए जाएं या फिर शहर बसाए जाएं। तो इस पर जो है गहन विवाद आज भी चल रहा है। अगर उपजाऊ बहुफसली भूमि पर उद्योग लगे तो अनाज उत्पादन और देश की खाद्य सुरक्षा पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब आप ये जो है समझ सकते हैं कि यदि हम किसी खेती भूमि पर, कोई जो भूमि है वो खेती योग्य है और उस पर जो है फसलें लगाई जाती है, उत्पादन भी बढ़िया होता है, यदि उस भूमि पर यदि हम उद्योग स्थापित कर दें तो इससे जो है क्या होता है, उत्पादन कम ही होगा और साथ ही साथ देश की खाद्य सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः केवल कम उपजाऊ जमीन को इस तरह के काम में लिया जाना उचित होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि हम खेती योग्य भूमि पर यदि शहर बसाते हैं या फिर उद्योग स्थापित करते हैं, कारखाने लगाते हैं, तो उससे जो है उत्पादन में बहुत ही क्या प्रभाव पड़ता है, अलग प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल जो है प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि जो भूमि खेती योग्य नहीं है या फिर जहाँ पर उत्पादन जो है कम होता है, इस प्रकार की जो ज़मीन है, इस प्रकार की भूमि है, उस पर जो है हम आसानी से उद्योग कारखाने स्थापित कर सकते हैं। और इसी तरह किसानों को उनकी ज़मीन के बदले किस तरह मुआवजा दिया जाना चाहिए, इस पर भी विवाद जो है चल रहा है। और जो किसानों की जो ज़मीन है उस पर यदि हम उद्योग स्थापित करते हैं, कारखाने लगाते हैं, तो उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए और किस प्रकार से उनको मुआवजा मिलना चाहिए, इस पर भी विवाद आज भी चल रहा है। अगर किसी ज़मीन के उपयोग को बदला जाता है तो उसकी कीमत जो है कई गुना बढ़ जाती है, बिल्कुल ये सही बात है। और लेकिन किसानों का मुआवजा कृषि भूमि पे आधारित निर्धारित किया जाता है, इससे किसानों को अपने जीवन के बढ़े हुए मूल्य का फ़ायदा नहीं मिल पाता। लेकिन इससे एक परेशानी ये होती है हमारे किसान बंधुओं को कि उनको जो है अपने जो ज़मीन का उचित मूल्य यहाँ पर नहीं मिल पाता। तो ये रही अकृषि भूमि के बात। अब आती है परती भूमि। देखते हैं परती भूमि क्या होता है। अक्सर किसान कमज़ोर ज़मीन को परती छोड़ देते हैं ताकि ज़मीन की उर्वरकता पुनः स्थापित हो। परती भूमि का आशय ये है कि जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि ज़मीन को ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं ताकि उसमें जो उसकी जो उर्वरकता है वो फिर से बढ़ जाए। परती भूमि के दो भाग होते हैं, वर्तमान परती भूमि और पुरानी परती भूमि। ये जो परती भूमि है उसके दो भाग होते हैं, दो अंश होते हैं, पुरानी और वर्तमान परती भूमि। वर्तमान परती भूमि को जो है 1 वर्ष के लिए जो है परती छोड़ा जाता है और भूमि को 1 वर्ष के लिए परती छोड़ने के बाद उसमें जो है ह्यूमस की वृद्धि हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरकता जो है बढ़ जाती है। तो हमने देखा वर्तमान परती भूमि और पुरानी परती भूमि। अब समझते हैं वर्तमान परती भूमि क्या होता है। जैसे कोई एक भूमि है, उसको जो है 1 वर्ष के लिए जो है ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, परती छोड़ दिया जाता है। अब 1 वर्ष के लिए उसको छोड़ने के बाद उसमें जो ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी जो उर्वरकता है वो बढ़ जाती है। सिर्फ 1 वर्ष के लिए उसको छोड़ते हैं, इसको याद रखना है। 1 वर्ष के लिए छोड़ते हैं उसको जो है वर्तमान परती भूमि कहते हैं। और पुरानी परती भूमि जो 1 से अधिक वर्षों के लिए परती होती है, और जो पुरानी परती भूमि है उसको 1 से अधिक वर्षों के लिए परती छोड़ दिया जाता है। पुरानी परती भूमि पर कृषि का विस्तार नहीं होने से यह जो है बंजर में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यदि पुरानी परती भूमि है उसमें यदि किसी प्रकार की कोई भी उर्वरकता नहीं बढ़ती या फिर उसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं बढ़ती, तो उसको जो है ऐसे ही बंजर रूप में वो जो है आसानी से परिवर्तित हो जाता है। और भारत में लगभग 8% ज़मीन परती है, इसको आपको याद रखना है। अब आता है बंजर भूमि। तो बंजर भूमि क्या होता है इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। तो इसके दो प्रकार, दो भाग में ये जो है सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें एक क्या है, इसमें जो है एक में क्या किया जाता है, कृषि की संभावना अत्यंत कम जैसे बंजर, पहाड़ी भूमि, खड़ी इत्यादि। और दूसरी जो है भू संरक्षण विधियाँ, और उनमें वानिकी और कृषि योग्य बनाया जा सकता है। जो बंजर भूमि हो वो भी दो प्रकार की होती है। एक ऐसी भूमि जहाँ पर कृषि कार्य करना बिल्कुल भी क्या हो,
असंभव हो, यानी कि उसकी जो कृषि कार्य की संभावना क्या होती है, अत्यंत कम होती है। जैसे पहाड़ी भाग पर हम कृषि नहीं कर सकते, जैसे बंजर भूमि है उसमें कृषि भी नहीं कर सकते। और दूसरा भूमि ऐसा होता है जिस पर जो है वानिकी या कृषि योग्य उनको जो है बनाया जा सकता है, भू संरक्षण विधियों को अपना करके उसको जो है कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो ये रहा दो प्रकार की भूमि के बारे में बंजर भूमि के अंतर्गत। इनमें से कुछ ऐसी भूमि है जिस पर पहले कृषि की जाती थी किंतु अब जो है बंजर हो चुकी है। जो बंजर भूमि है उसमें क्या किया जाता था, पहले जो है कृषि किया जाता था, लेकिन अब वो पूरी क्या हो चुकी है, बंजर भी हो चुकी है। बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए इसका विकास किया जा सकता है। और बंजर भूमि का गैर कृषि कार्य में उपयोग वन विभाग द्वारा अधिग्रहित किए जाने पर उन्नत तकनीक से कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित किए जाने के कारण विगत 60 वर्षों में यह जो है 21% से कम होकर के 2% रह गई है। जो बंजर भूमि है उस पर हम जो है कृषि कार्य तो नहीं कर सकते, इस बात को आप जो है समझ लीजिएगा। और यदि हम उस पर कृषि कार्य करते हैं तो उनको जो है अलग तरीके से हमको क्या करना चाहिए, अलग तरीके से हम उसको कर सकते हैं। जैसे कि बंजर भूमि पर हम जो है कई प्रकार का उसका उपयोग भी कर सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। और ये जो है 21% से कम होकर के सिर्फ 10% रह गई है। अब आता है चराई भूमि। इसके अंतर्गत वह भूमि सम्मिलित की जाती है जो स्थायी चारागाह क्षेत्र और किसी प्रकार की चराई भूमि है। चराई भूमि का आशय है, सिर्फ आप जो है नाम से समझ सकते हैं, यहाँ पर आप जो है किसी प्रकार का चारागाह या अपने पशुओं को जो है चरा सकते हैं। और ये जो है सार्वजनिक भूमि होती है, सब इसका जो है उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पशुओं को चराया जाता है और जलावन के लिए लकड़ी भी प्राप्त की जाती है। जो चराई भूमि होती है वहाँ आप जो है पशुओं को चरा सकते हैं और अपने घर में जलाऊ लकड़ी जो है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और भारत में 1950 से 51 के बीच से लेकर के 1970-71 में इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई। किंतु विगत वर्षों 40 वर्षों में इसमें क्या हो रही है, कमी आ रही है। लेकिन पहले 1950-51 से लेकर के 70-71 के बीच में इसमें क्या हो चुकी है, वृद्धि हुई, लेकिन अब इसमें जो है कमी आ रही है। और ये जो है चराई भूमि के कम होने का एक प्रमुख कारण है अतिक्रमण कर दूसरे कार्य के लिए उपयोग करना। और इसका जो मुख्य कारण क्या है कि लोग जो है इसको अतिक्रमण कर लेते हैं, हथिया लेते हैं और इसका जो है दूसरे कार्यों के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये रहा भूमि, चराई भूमि के अंतर्गत हमने देखा। और आज इस प्रकार से हमने पूरा वन, उपवन, बंजर भूमि, परती, चराई भूमि और अकृषि, ये सब जो है भूमि आज हमने पढ़ा। और यहीं पर ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो आज जो है समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा जो है नहीं करना चाहते हम। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप जो वीडियो पसंद जो है समझ आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर कीजिएगा, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। और जितना ज़्यादा हो सके इसमें जो है आप लाइक कीजिएगा, इससे हमको जो है मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और आप जो है मुझको कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप जो है क्या चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।